नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। आज की बातचीत एक ऐसी कहानी के बारे में है जो अंधेरे से निकलकर रोशनी तक पहुंचने का एक जीता जागता सबूत है। हमारे सामने बेबी हालदार की आत्मकथा आलो आंधारी के कुछ हिस्से हैं। ये कहानी है एक अकेली माँ की जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए हर दिन लड़ रही थी और कैसे एक कॉपी और एक पेन ने उसकी पूरी दुनिया को पलट कर रख दिया। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से छोटे छोटे पल थे, कौन से रिश्ते थे जिन्होंने एक घरेलू कामगार के अंदर छिपी लेखिका को जगा दिया। ये कहानी इस बात की भी है कि कैसे किसी की जिंदगी में एक सही इंसान का आना अंधेरे में जैसे दिया जलाने जैसा हो सकता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ बेबी हालदार की नहीं, बल्कि उस उम्मीद की कहानी है जो सबसे मुश्किल हालात में भी जन्म ले सकती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गहरी चिंता से। बेबी हालदार एक किराए के घर में अकेली है, काम की तलाश में भटक रही है और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, बच्चों को क्या खिलाऊंगी, घर का किराया कहाँ से आएगा। और यहाँ सिर्फ आर्थिक तंगी नहीं है, एक सामाजिक दबाव भी है जो उसे और अकेला महसूस कराता है। आस पड़ोस के लोग उससे जो सवाल पूछते हैं, जैसे तुम्हारा पति कहाँ है, अकेली रह लोगी यहाँ, ये सिर्फ खोखली जिज्ञासा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल एक अकेली औरत को शक की निगाह से देखने वाले समाज का आईना है। इन सवालों में एक तरह की चेतावनी छिपी होती है कि तुम हमारी तय की हुई लकीरों के अंदर नहीं हो। सही कहा। ये सवाल उसे इतना असहज कर देते थे कि उसकी किसी से बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। इसी उथल-पुथल के बीच सुनील नाम का एक युवक उसे एक कोठी में काम दिलवाता है, लेकिन वहां जो होता है वो भी थोड़ा अजीब है। घर के साहब उसे काम पर रखने के लिए पहले से काम कर रही एक और बंगाली महिला को फौरन हटा देते हैं। हाँ, और ये घटना बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ अनिश्चितता नहीं है, ये उस सिस्टम की क्रूरता को दिखाता है जिसमें सबसे गरीब लोग ही एक दूसरे के दुश्मन बनने पर मजबूर हो जाते हैं। एक का पेट भरने का मतलब दूसरे का भूखा रहना होता है। बेबी यहाँ शोषक नहीं है, वो खुद इस शोषण के चक्र का एक हिस्सा है जहां उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। वो उस दूसरी औरत को समझाना चाहती है पर उसकी कोई नहीं सुनता। तो एक तरफ समाज उसे अकेला महसूस करा रहा था और दूसरी तरफ काम की दुनिया भी उतनी ही बेरहम थी। लेकिन इसके बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आता है जो इन दोनों समीकरणों को बदल देता है। साहब, जिन्हें वो बाद में तातुश कहने लगती है, उनका व्यवहार बिल्कुल अलग था। बिल्कुल, यहाँ रिश्ता मालिक और नौकर वाला बनता ही नहीं है। तातुश उसके काम की तारीफ करते हैं, उसके बच्चों का स्कूल में दाखला करवा देते हैं और एक दिन उससे कहते हैं तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। ये बहुत बड़ी बात है ना? वो उसे एक पहचान दे रहे हैं, एक परिवार दे रहे हैं जो उसके पास नहीं था। वो उसे एक कर्मचारी से एक इंसान का दर्जा दे रहे थे। और शायद कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब तातुश घर की अलमारियों में भरी किताबों के लिए बेबी की ललक को पहचान लेते हैं। वो देखते हैं कि कैसे वो काम करते हुए किताबों को उलट पलट कर देखती है। मुझे ये बात हैरान करती है कि उस माहौल में जहां हर कोई उसे सिर्फ एक काम करने वाली बाई के तौर पर देख रहा था, तातुश ने उसके अंदर के पाठक को कैसे देख लिया। यही तो एक पारखी नजर का कमाल है। तातुस ने वो देखा जो अदृश्य था। ज्यादातर लोग उसे देखते होंगे और सोचते होंगे कि इसे बस अपने काम और पैसे से मतलब है, लेकिन तातुश ने देखा कि इस औरत के अंदर एक जिज्ञासा है, एक भूख है जो सिर्फ रोटी की नहीं, ज्ञान की भी है। और जब उन्होंने पूछा तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो, और उसने झिझकते हुए कहा हाँ, 6ठी 7वीं तक पढ़ी हूं, तो उन्होंने उसे सिर्फ कोई किताब नहीं दी। हाँ, उन्होंने पहले उसे तस्लीमा नसरीन की किताब आमार मये बेला दी, और फिर कुछ दिन बाद जो किया उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने उसे एक कॉपी और एक पेन थमा दिया और कहा अपनी कहानी लिखो। होश संभालने के बाद से अब तक जो भी याद आए सब लिखो। ये एक असाधारण लम्हा है। सोचिए, किसी को एक कलम देना महज एक चीज देना नहीं है, ये उसे एक आवाज देना है। ये कहना है कि तुम्हारी कहानी मायने रखती है, तुम्हारा जीवन सुने जाने के लायक है। खासकर एक ऐसी महिला के लिए जिसे समाज ने हमेशा चुप रहना सिखाया हो, उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था।
ये उसके जीवन के अंधार में आलो की पहली सबसे चमकदार किरण थी। बेबी लिखना तो शुरू कर देती है, लेकिन जिंदगी की मुश्किलें वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसे एक सस्ते और गंदे से घर में शिफ्ट होना पड़ता है, और फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के बुलडोजर आकर उसका वो कच्चा पक्का घर भी तोड़ देता है। वो अपने बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे आ जाती है। ये शायद उसके जीवन का सबसे गहरा अंधार था। हाँ, और इसी अंधेरे में रिश्तों की असलियत सामने आती है। उसके सगे भाई पास में ही रहते थे। उन्हें खबर भी थी कि वहां घर तोड़े गए हैं, लेकिन कोई उसे या उसके बच्चों को देखने तक नहीं आया। ये दिल तोड़ने वाला सच है। अक्सर हम मानते हैं कि खून के रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। मदद के लिए आगे आता है भोलादा, एक पुराना जानने वाला जिसका अपना घर भी टूट गया था। वही उसे सलाह देता है कि तातुश से बात करो। जब वो डरते डरते तातुश को फोन करती है तो उनका जवाब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो डांटते हुए कहते हैं, तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई? बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही? और ये डांट गुस्से की नहीं, फिक्र की थी। ये उस अपनेपन की डांट थी जो एक पिता अपनी बेटी को लगाता है। इस एक सवाल ने बेबी को ये एहसास दिलाया कि उसका कोई है। तातुश ने उसे फौरन अपने घर की छत पर एक कमरा दे दिया। हाँ, और इसके बाद तातुश का घर सिर्फ एक ठिकाना नहीं, उसका अपना घर बन गया। बिल्कुल, ये फाउंड फैमिली यानी बनाए हुए परिवार का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कई बार खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत साबित होता है। और वहां उसे सिर्फ छत नहीं मिली, बल्कि वो सम्मान और देखभाल मिली जो शायद उसे कभी नहीं मिली थी। जब वो बीमार पड़ती तो तातुश खुद डॉक्टर के पास भेजते, दवा लाते, जबरदस्ती खिलाते। वो बार बार कहते थे, इसे तुम अपना ही घर समझना। इसी सुरक्षा और अपनेपन के माहौल में बेबी ने लिखना जारी रखा। और तातुश यही नहीं रुके। उन्होंने सिर्फ लिखने के लिए उकसाया नहीं, बल्कि उस लिखे हुए को दुनिया तक पहुंचाने का बीड़ा भी उठाया है। उन्होंने बेबी के डायरी की फोटोकॉपी करवाकर कोलकाता में अपने एक दोस्त को भेज दी, जिन्हें बेबी जेठू कहने लगती हैं। इसके बाद जो हुआ वो बेबी के लिए एक सपने जैसा था। बिल्कुल, उसे चिट्ठियां आने लगी। सोचिए, एक महिला जिसे लगता था कि उसे कोई चिट्ठी भेजने वाला ही नहीं है, उसे अब कोलकाता से चिट्ठियां आ रही थीं, और वो भी उसकी लिखाई की तारीफ में। जेठू ने लिखा, तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातुश ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, ये एक नई पहचान का सर्टिफिकेट थे। ये चिट्ठियां उसे बता रही थीं कि वो सिर्फ एक घरेलू कामगार नहीं है, वो एक लेखिका है। किसी ने उसकी तुलना एन फ्रैंक से की, किसी ने उसे दूसरी आशापूर्णा देवी कहा। ये बहुत बड़ी उपमाएं हैं। इसके पीछे का भाव ये था कि तुम्हारी कहानी, जो तुम्हें अपनी निजी तकलीफ लगती है, वो असल में दुनिया की लाखों औरतों की कहानी है। उसमें एक सार्वभौमिकता है। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब उसे एक और गहरा जख्म मिला। उसे अपने पिता से पता चलता है कि उसकी माँ की मौत 6-7 महीने पहले ही हो चुकी थी, और उसके भाइयों ने उसे बताना तक जरूरी नहीं समझा। एक तरफ उसे एक नया साहित्यिक परिवार मिल रहा था, और दूसरी तरफ उसे पता चला कि उसके अपने परिवार ने उससे कितना बड़ा सच छिपाया था। ये विरोधाभास कितना दर्दनाक रहा होगा। ये इस कहानी का सबसे मार्मिक बिंदु है। एक तरफ खून के रिश्ते थे जो उससे इतनी बड़ी बात छिपा गए। शायद उन्हें लगा कि इसकी अपनी परेशानियां ही इतनी हैं, इसे और क्या परेशान करना, या शायद वो उसे अपने जीवन का हिस्सा ही नहीं मानते थे। और दूसरी तरफ वे अनजान लोग थे, तातुश, जेठू, उनके दोस्त, जो उसे लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जेठू की दोस्त शर्मिला दी उसे चिट्ठी में एक सवाल पूछती हैं जो पूरी कहानी का सार है ना? वो लिखती हैं, क्या तुम कभी ये सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन, लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? बिल्कुल, और ये सवाल ही जवाब है। लिखना उसके लिए सिर्फ अपनी कहानी कहना नहीं था, ये अपने दुखों को एक शक्ल देना था, उन्हें समझना था। जब आप अपने दर्द को कागज पर उतार देते हैं तो आप उससे थोड़े दूर हो जाते हैं, आप उसे बाहर से देख पाते हैं। इसी प्रक्रिया ने ही उसके जीवन को एक नया अर्थ, एक नई सुंदरता दी। बड़े बेटे के लिए परेशान थी, जिसे कोई काम के लिए ले गया था और उसका कुछ अता पता नहीं था। तब तातुश ने घंटों लगाकर उसे ढूंढ निकाला। हाँ, ये दिखाता है कि उनकी चिंता सिर्फ बेबी की लिखाई तक सीमित नहीं थी,
वो उसके पूरे जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे। हाँ, और उन्होंने बेबी को समझाया भी कि बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे और कहते थे कि वो नहीं चाहेंगे कि एक बच्चे का भविष्य इस तरह खराब हो। उनका ये रवैया दिखाता है कि वो बेबी को सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर देखते थे, जिसके बच्चों के भविष्य की भी उन्हें उतनी ही चिंता थी। ये सिर्फ दया नहीं थी, ये सम्मान था। जेठू की चिट्ठियां भी उसे लगातार मजबूती देती रहीं। वो लिखते थे, ये बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है। वो उसे आशापूर्णा देवी का उदाहरण देते थे कि कैसे वो घर के सारे काम निपटाकर सबसे छिपकर रात में लिखती थीं। ये प्रोत्साहन बहुत जरूरी था, क्योंकि बेबी को खुद अपने लेखन पर यकीन नहीं था। वो अपनी खराब लिखावट, गलतियों को लेकर हमेशा शर्मिंदा रहती थी। लेकिन जेठू ने उसे समझाया कि ये सब मायने नहीं रखता, मायने रखता है लिखना। उन्होंने लिखा, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश कहने की इच्छा होती है। एक और बहुत दिलचस्प बात थी शर्मिला दी की चिट्ठियों में। वो उसे हिंदी में लिखती थीं और लगभग उसी की उम्र के थीं। वो उससे एक दोस्त की तरह बात करती थीं। एक बार उन्होंने लिखा, तुम सजती संवरती हो कि नहीं? यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और फिर खूब नाचेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ समाज था जो उसके अकेलेपन और चरित्र पर सवाल उठा रहा था, और दूसरी तरफ ये नए रिश्ते थे जो उसे एक औरत के तौर पर देख रहे थे, जिसकी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं, जिसे सजना संवरना नाचना अच्छा लग सकता है। ये चिट्ठी उसे उसकी पहचान के उस हिस्से से जोड़ रही थी जिसे वो शायद जिंदगी की भागदौड़ में भूल चुकी थी। ये उसे बता रही थी कि वो सिर्फ एक माँ या एक मजदूर नहीं है, वो एक औरत भी है। तो ये थी बेबी हालदार के जीवन के एक हिस्से की कहानी, एक सफर जो सड़कों पर गुजरी एक रात से शुरू होकर किताबों की दुनिया तक पहुंचता है। ये सिर्फ लिखने की कहानी नहीं है, ये मानवीय संवेदनाओं, अनजाने रिश्तों और उस सहारे की कहानी है जो किसी की दुनिया बदल सकता है। आलू अंधारी, अंधेरे में उजाला। तातुश, जेठू और उनके दोस्तों का प्रोत्साहन बेबी के जीवन का वही उजाला बना। उन्होंने उसके अंदर की लेखिका को नहीं बनाया, वो पहले से वहां थी। उन्होंने बस उस पर जमी धूल को हटाकर उसे दुनिया के सामने ला दिया। ये कहानी दिखाती है कि प्रतिभा किसी डिग्री या वर्ग की मोहताज नहीं होती। और ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल भी छोड़ जाती है। हमारे आसपास, हमारे घरों में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोई कहानी या कोई हुनर छिपा है। वो बस एक मौके, एक कॉपी पेन या किसी के भरोसे से भरे 2 शब्दों का इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम किसी और की कहानी के लिए वो तातूश बनने के बारे में कभी सोचते? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।